हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान एकेडमी। आप सभी का उमान एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जीके जीएस वाला जो पार्ट होता है। तो इस वाले वीडियो में मैंने लिए हैं 2024 की जो परीक्षाओं में शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि अभी जो एसएससी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और इन क्वेश्चन के साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट अदर तथ्य जो होंगे उन्हें भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी फ्रेंड्स जो एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पर मिल जाएं। तो देखिए, ये वाली परीक्षा आयोजित की गई थी 20 फरवरी 2024 को। फर्स्ट शिफ्ट है। तो चलिए इसके क्वेश्चन कवर करते हैं। इस समय 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर सेक्शन से 25 क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो अब हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे उनसे रिलेटेड अदर तथ्य। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, सबसे पहले ये जानिए। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे बोलते हैं भारत रत्न। प्राप्त करने वाला वाली या पहला या पहली जेंडर है ना, गायक या गायिका है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन है? ये जाकिर हुसैन है, ए आर रहमान है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, या आर डी वर्मन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं, ये पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, और इनको भारत रत्न मिला कब था? 1998 में। ठीक है। 1974 में इनको मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित की जाती हैं। और यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार थी। ठीक है, पहली भारतीय संगीतकार थी। इनका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। अब कुछ और पुरस्कार इनके देख लेते हैं। इनको मिलता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में इनको मिलता है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण कब मिलता है? इनको मिलता है 1954 में पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है, ये इन्हें मिलता है 1956 में। और इसके बाद में इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, यानी सबसे छोटा होता है पद्म श्री, उसके बाद पद्म, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। तो इनको पद्म भूषण मिलता है 54 में, और पद्म विभूषण, विभूषण इनको मिलता है 1975 में। याद रखना, जिसको पद्म भूषण मिल जाता है उसको पद्म श्री फिर नहीं दिया जाता है, क्रम से मिलता है। अगर पद्म श्री पहले मिलेगा तो फिर पद्म भूषण मिलेगा, उसके बाद में अगर पद्म विभूषण मिल गया तो फिर पद्म श्री और पद्म भूषण नहीं दिए जाते, क्योंकि पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो इनसे जुड़े सभी तथ्य देखो, देख लीजिए कि सबसे पहले इनको मिलता है पद्म भूषण 1954 में। फिर इनको मिलता है संगीत नाटक अकादमी का 1956 में। इसके बाद में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जाता है 1974 में। और 1975 में, 74 में इनको दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय संगीतकार होती हैं। और इनको एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है, इनको मिलता है 1998 में। भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे बोला जाता है भारत रत्न, वो मिलता है 1998 में। और ये कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से। ठीक है। तो इस तथ्य से इस वाले क्वेश्चन से इतने तथ्य इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस भारतीय नृत्य कलाकार को 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संबंधित है कि 2018 का किसे दिया गया था। तो हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन बना लिया, निम्न में से किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर दिया जाता है सुरूपा सेन को। सुरूपा सेन को दिया जाता है। ओडिसी नृत्यांगना है ये, और इनको दिया जाता है 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और इन्हें गौरी माँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के भाग 4A, ठीक है, के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे
या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को मतलब अगर अडॉप्ट किया है तो वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करना। कितनी वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चों को, चाहे वो उनका खुद का पुत्र हो और या फिर दत्तक पुत्र हो जिसे गोद लिया जाता है, उसको शिक्षा का अधिकार देना पड़ेगा। तो ये भाग 4 का में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये किसमें है? 51 ए में है, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ये जोड़े कब गए थे? देखो 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ में और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जिसमें क्या कहा जाता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार अनिवार्य शिक्षा बना दिया जाता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो इसमें ये क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रसिद्ध शैली का नाम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे प्राचीन शैली पूछा जा रहा है। तो पाली, ब्राह्मी और संस्कृत नहीं, ये सिंधु को माना जाता है। सिंधु की सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इन्होंने एक विकसित लेखन प्रणाली को मतलब विकसित किया था जिसको बोलते हैं सिंधु लिपि। हालांकि अभी सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक से समझा भी नहीं जा सका है। इसको दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। और इसमें कुछ संख्यात्मक प्रतिमान है उनको भी देखा गया है। अब ये लिपि है कैसी? भाव चित्रात्मक है, ठीक है, भाव चित्रात्मक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है और ये है सिंधु लिपि। प्राचीनतम बात की जा रही, सबसे प्राचीनतम शैली, अभी उसे पढ़ा नहीं गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये संविधान संशोधन होता है कौन सा? 106 नंबर का, 106वां। और 2023 का महिला आरक्षण बिल आता है। इसके द्वारा क्या होता है, 1/3 1/3 कुल सीट जो होती हैं उनका 1/3 या फिर 33% हो जाता है या फिर 1/3, कुछ भी आ जाए, सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। पंडित बिरजू महाराज हैं, एक भारतीय नर्तक हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं और भारत में कथक नृत्य के ये किस घराने से संबंधित है? कालका बिंदादिन बिंदादिन घराना है, कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। तो ये किससे संबंधित हैं? ये कालका बिंदादिन घराना जो है ये किस घराने से संबंधित है इसका? तो बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लखनऊ, हैदराबाद, आगरा और ग्वालियर। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कालका बिंदादिन, ये पंडित बिरजू महाराज का सबसे पहले तो याद रखना ये कथक कलाकार हैं, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में कालका बिंदादिन घराने से हैं और कालका बिंदादिन घराने को लखनऊ घराना भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी हमेशा पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से है? तो लखनऊ से है और लखनऊ घराने को ही कालका बिंदादिन घराना भी बोला जाता है। अब पंडित बिरजू महाराज के बारे में देख लेते हैं, इनको पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण इन्हें दिया जाता है 1986 में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये करंट से एथलेटिक IAAF विश्व चैंपियनशिप में से पूरी तरीके से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, मतलब पूरी तरीके से पेशेवर प्रतियोगिता कब बन गई थी? ये IAAF सन पूछा जा रहा है। तो इसका नाम सबसे पहले IAAF जो ये प्रतियोगिता है इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन, फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, एथलेटिक्स और फेडरेशन,
फेडरेशन। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, ये कई बार पूछा गया है। तो IAAF का हो जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1912 में। ठीक है, 2001 में इसका नाम बदल दिया जाता है। 2000 में इसका नाम बदल दिया जाता है। नाम क्या रख दिया जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, पहले जब 1912 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या हुआ करता था? इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। जहां पर ये एसोसिएशन है, यहाँ पर था अमेच्योर। ठीक है, अमेच्योर के नाम से हुई थी। तो ये कब से? और ये 1997 से। ठीक है, 1997 से में ये पूरी तरीके से पेशेवर प्रतियोगिता बन जाती है। तो 3 क्वेश्चन बने हैं। तो 1997 से तो पेशेवर प्रतियोगिता बनती है, इसका आंसर हो जाएगा ये। और जब ये इसकी 1912 में जब स्थापना होती है तो होती है इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, और 2001 में इसका नाम बदल दिया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। सारे क्वेश्चन आपके लिए इतने इतने ही तथ्य बनते हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो मार्च 1950 में होती है योजना आयोग की स्थापना। इसमें 5 इयर्स प्लान्स चलते हैं। ठीक है, और ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था, 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया गया था रूस से, है ना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है 2012 से 2017 के बीच में। लेकिन 2015 में क्या किया जाता है? योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पर 2015 1 जनवरी 2015 को आ जाता है क्या? नीति आयोग। क्या आ जाता है? नीति आयोग आ जाता है। ठीक है, और ये सरकार का क्या करता है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बराश हिंदू त्योहार जो होता है दिवाली, इसी के समान मनाया जाता है, जो निम्नलिखित रूप में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बरास जो त्योहार है वो हिंदू का जो दिवाली त्योहार होता है उसके तरीके से मनाया जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो देखो, अ, बरास जो है ये सितंबर दिसंबर महीने के आसपास ये मनाया जाता है। और ये एक आदिवासी त्योहार है। ये मनाया जाता है वारली और कांकड़ा जनजाति है इसके द्वारा। ठीक है, तो विशेष रूप से ये इसके द्वारा मनाया जाता है। इसमें और भी जनजातियां इसमें अच्छे तरीके से मनाती हैं और ये भारत में मनाए जाने वाले दिवाली त्योहार की तरह मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रंगास्वामी कप आ, का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी जो कप है उसका संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी जो कप है ये संबंधित है किससे? हॉकी से। ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से। और इसको सबसे पहले 1928 में पेश किया गया था। 1928 में पेश किया गया था इसको। और रंगास्वामी कप जो है ये मूल रूप से अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट है। प्रांतीय मतलब इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। ठीक है, अंतर स्टेट, इंटर स्टेट प्रांतीय टूर्नामेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होगा। और इसका उद्देश्य ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करना होता है। यहाँ से जो खिलाड़ी चयन किए जाते हैं वो ओलंपिक में परफॉर्म करते हैं। और ओलंपिक जो गेम होता है वो होता है हर 4 साल के बाद में। ये भी प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक गेम कितने साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तो 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक पहल है। किसकी पहल है ये? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय की, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, या उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की, या फिर नीति आयोग की? तो ये जो है ये है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ये नीति है। ठीक है, तो इसका यही तथ्य है सीधे से, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मुद्रा आपूर्ति का माप, मुद्रा आपूर्ति की जो माप होती है इसका सबसे साधारण रूप कौन सा होता है? M1, M2, M3 और M4। तो इसका सबसे साधारण रूप होता है M3। इसको ऐसे ही रट लेना, ये M3। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया कि सबसे साधारण रूप कौन सा होता है? M3 होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं के सहयोग से
के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण भारत में आयोजित की गई थी। भारत की पहली आर्थिक जनगणना, जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी, वो लक्षद्वीप में नहीं आयोजित की गई थी, लक्षद्वीप को छोड़ करके बाकी सभी जगह आयोजित की गई थी। तो बताइए, तो आपको इसमें पूछा गया था कि किस समय हुई थी पहली जनगणना? 1970, 97, 67 और 87। तो सभी को पता है कि जो पहली आर्थिक जनगणना होती है वो होती है 1977 में। देखिए यहाँ पर जनगणना की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया था। जनगणना की बात नहीं हो रही है, वो सेंसस होता है, यहाँ पर बात हो रही है आर्थिक जनगणना की, जो कि होती है 1977 में। तो ये क्या हुई थी, ये लक्षद्वीप को छोड़ करके, ठीक है, और सब जगह आयोजित की गई थी। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सत्य शोधक समाज जो है, इसके संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज। तो देखिए इसमें इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले या फिर ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले भी लिखा होगा, वो भी सही रहता है, ज्योतिबा फूले और ज्योतिराव फूले। तो इसमें ज्योतिराव फूले उनका ही नाम है। और कब स्थापना करते हैं? ये करते हैं 24 सितंबर 1873 में करते हैं। अगर स्थान की बात की जाए तो ये करते हैं पुणे, पुणे, पुणे जो कि कहाँ का है? तो पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में स्थापना करते हैं किसके? सत्यशोधक समाज के। तो और ये सत्यशोधक समाज की अगर बात की जाए तो यह एक सुधारात्मक समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। जो वंचित वर्ग होते थे उनके सामाजिक आधिकारिक जो न्याय और राजनीतिक इनकी जो पहुंच होती है उसमें बढ़ाने में सहयोग दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 22 मई 2023 को, ये करंट का क्वेश्चन है, भारतीय स्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ये क्वेश्चन अभी भी चल सकता है क्योंकि ये अभी भी अपने पद पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा क्या? ये है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ टेबल, तो अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व थे? मेंडलीफ जो आवर्त सारणी है उसमें उस समय कितने तत्व थे? तो टोटल इसमें उस समय तत्व थे कितने? 63, 63 टोटल तत्व थे। इस समय इसमें लगभग 118 तत्व सूचीबद्ध हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। मतलब कौन से कथन सही है बताना है। भारतीय संविधान, सही कथन को चुनना है। ठीक है, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, या फिर न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है भारतीय संविधान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया, नहीं, लचीली प्रक्रिया नहीं है। अगर लचीली प्रक्रिया होती तो जो न्यायपालिका हो इतने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, और ये केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रिया नहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सभी के लिए है। तो जो संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया की गई है वो कौन सी है? सबसे कठिन प्रक्रिया को अपनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि किसी न्यायाधीश को संसद के, अच्छा इसमें होता क्या है कि संसद जो होता है वो किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। इसलिए ये काफी कठिन प्रक्रिया है, पहले दोनों संसदों में पारित होना पड़ेगा, उसके बाद न्यायाधीश इसे इनको हटाएंगे इनके पद से। काफी कठिन प्रक्रिया है और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। और दूसरा ऑप्शन पूछा गया था, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो देखो ये दोनों ऑप्शन गलत थी, पर ये क्वेश्चन वाकई टफ था, ये काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट से। तो देखो इसमें जो क्या है कि जब खेल की शुरुआत होती है, जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर सही सर्विस कोर्ट से कार्य करता है
और ये विषम होता है तो सर्वर बाएं कोट से कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया था। और दूसरा क्या होता है कि ये हमेशा विपरीत सर्विस में नहीं, लेकिन क्या होता है कि रिसीवर की स्थिति में उसके अपने स्कोर से नहीं बल्कि सर्वर के स्कोर से निर्धारित किया जाता है। और रिसीवर हमेशा ये तिरछे खड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो वन करेक्ट है ना ही दो करेक्ट है, लेकिन दोनों ऑप्शन इसके गलत थे। काफी डीप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो, अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया है, इसलिए बोल दिया गया भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ठीक है, तो इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में ये सम्मानित किया गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, तो भारत रत्न सम्मान मत समझ लेना, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने से है, प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो 20 का हो जाएगा। जनसंख्या जो है वो किसी देश या किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से, मतलब उसकी टेरिटरी फिक्स होनी चाहिए, हिस्से के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी जो होती है, आर्थिक होती है, सामाजिक डेटा होता है, को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जनगणना। ठीक है, ये जनगणना है। जनसंख्या, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और संविधान जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जनगणना का इतिहास 1800 से ही शुरू हो गया था विश्व में। ये विश्व की बात है, विश्व में शुरू हो गया था 1800 से, और इंग्लैंड में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी। ठीक है, चलो, अब ये वाला सेट कंप्लीट हो गया। इसमें अदर तथ्य भी काफ़ी देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एसएससी जीडी की परीक्षाएं लगी हैं, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाए कि कैसे किए जाते हैं। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको मिल जाए। ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट और देंगे, 5 शिफ्ट कराएंगे एक वीडियो में। इसकी टोटल 10 शिफ्ट है मेरे पास, तो मैं 10 शिफ्ट के पेपर है मेरे पास, मैं 10 शिफ्ट करवा दूंगी, तो एक वीडियो में मैं 5 शिफ्ट करवाऊंगी। इसका एक पार्ट और आएगा 2024 का। बाकी 2023 की फिर काफ़ी शिफ्ट है मेरे पास। अब अगला शिफ्ट देखते हैं, शिफ्ट नंबर 122। सो ये 121 से 130 तक ऐसा क्यों चल रहा है? देखो, 121 से चल रहा है, आज 121 से लेके 125 तक करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये 121 से 125 क्यों है? क्योंकि 120 तक 2023 की परीक्षाएं हैं, और मेरे पास डिमांड थी कि आप पहले 2024 के करवा दीजिए, उसके बाद 2023 के करवाइएगा, उसके बाद में 2019 या 20 के करवाइएगा, क्योंकि एग्जाम पास है तो मैं पहले इधर वाली परीक्षाएं पहले करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 2024 की मैं पहले करवा देती हूँ। तो ये 121 से 30 तक है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो टोटल कंप्लीट अगर देखना है, मतलब स्टार्टिंग से 2019 से लेकर के 2024 तक की, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब हम करेंगे 122 नंबर सेट। ठीक है, यानी कि शिफ्ट है, ये ऑर्गेनाइज की गई थी 21 फरवरी 2024 को, शिफ्ट है इसकी फर्स्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ, क्या है, कलईगनार मगलिक उरीमाई थोगई थट्टम, है ना, बड़ा नाम है, पहल की शुरुआत की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि तमिलनाडु सरकार ने। नाम से भी देखो लग रहा था साउथ का जैसे, है ना। तो इन्होंने 5 सितंबर 2023 को लगभग की थी इस योजना की शुरुआत। ठीक है, ये पूरे तमिलनाडु में जो महिला अभ्यर्थी थे उनके लिए 1,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान था इसमें। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस स्कीम याद रखो, मे भी दोबारा भी पूछ ली जाए, इतनी पुरानी स्कीम है नहीं ये। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 इस सेट का। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो हर्षवर्धन का पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन का शासनकाल देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 से लेकर के 647
ईस्वी के मध्य है हर्षवर्धन का शासनकाल। और ये उत्तरी भारत में थे, उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में। और इनका वर्धन साम्राज्य के नाम से, वर्धन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, वर्धन साम्राज्य, है ना। और हर्ष के अधीन दो प्रकार के प्रदेश थे, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा दो। दो प्रकार के प्रदेश थे, एक तो सीधे उनके अधीन थे, एक सीधे उनके अधीन आते थे, और दूसरे जो थे वो वहाँ के जो उनके सामंत हुआ करते थे, है ना। मतलब एक सीधे जो उनके, जिस पर ये सीधे हर्षवर्धन शासन करते थे, और एक सामंत बना करके, है ना, उस छोटी सी टेरिटरी का सामंत होता था, और ये सामंत को कंट्रोल करते थे, सामंत उस टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। तो हर्ष के सीधे अधीन आने वाले क्षेत्र कौन थे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत था, मध्य प्रदेश तो नहीं होता था, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत। तो मध्य प्रांत हुआ करता था, गुजरात हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था, और कलिंग और राजपूताना थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दलीप ट्रॉफी जो है वो संबंधित है बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल से। तो दलीप 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 जो ट्रॉफी है वो भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है, दैट मीन्स ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत होती है वो होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है 1961-62 के दौरान। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये कब होता है भारत में? 1965 से 66 के ड्यूरिंग पीरियड में ये होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कीटनाशक यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें, एक्स्ट्रा मतलब सरप्लस उत्पादन के लिए, ठीक है। और अगर बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन से बहुत पूछा जाता है। भारत में जो कृषि के जनक थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो वो थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये एक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से याद करना, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब बताना है मुझे हरित क्रांति से संबंधित तथ्य। तो अब चारों तथ्य, दो तथ्य दिए हैं, फिर नीचे कूट बनाया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। ए, आय बढ़ाने में इनको मदद मिली। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली थी। क्वेश्चन नंबर 4। सो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय बढ़ाने के स्तर में मदद मिली थी, ठीक है, ये तथ्य सही है, ठीक है, ये तथ्य सही है। ए, दूसरा देखते हैं, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी विशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो जब सरप्लस होगा, जब आप एक्स्ट्रा उगाओगे, तो आप उसका निवेश भी कर सकते हो। तो दोनों कथन सही है। अब आंसर पूछा गया है गलत कथन या गलत कथनों को पहचानिए। यानी गलत कथन पूछा गया, दोनों सही है, इसका मतलब ना तो ए गलत है ना ही बी गलत है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? दो। ध्यान से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जनधन खाता खुलवाया। तो देखो ये क्वेश्चन था करंट का, पर इतना है जनधन के अकॉर्डिंग 100% खाता खुल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध प्रतिपादक थे किसके? इन्होंने क्या, किसकी खोज की थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बहुत ही लोग अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ये फेमस है किससे? शहनाई वादन से, ठीक है। ये शहनाई वादन के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और इनको 2001 में दिया जाता है भारत रत्न, भारत रत्न। तो पूछा जा सकता है, भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। MS सुब्बलक्ष्मी ये फर्स्ट थी, रविशंकर इनके बाद ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे थे। पहली तो थी MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद में दूसरे कौन थे? दूसरे थे रविशंकर,
और ये तीसरे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, इतने तथ्य काफी हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। तो इसका हो जाएगा करेक्ट 1। 280 संबंधित है किससे? वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन को कहा जाता है क्या? विश्व क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या कृषि क्रांति? तो देखो हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, तो इसे क्या कहेंगे? कृषि क्रांति। ठीक है, बाकी डिटेल हम पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन की, तो बस काफी है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी एक व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? यानी कि अगर उसके आ, आ, पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर रखा है, तो वो आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं अपने विरुद्ध क्या करने के लिए? गवाही देने के लिए। अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, ये किस से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है ये, और चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी का हो या फिर निगम जैसी कानूनी व्यक्ति हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का ये सब पार्ट की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, के अंतर्गत किसी आरोपी को आत्म दोष रोपण शब्द यूज किया गया है। क्या? आत्म दोष रोपण मतलब आप खुद के खिलाफ उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो आत्म दोष रोपण से छूट प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस खेल में प्रतिभागियों को पगलिस्ट कहा जाता है? या मतलब शब्द है, तो शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस खेल में प्रतिभागियों को पगलिस्ट कहा जाता है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फिर मुक्केबाजी? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। तो जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, मुक्केबाजी में जो यहाँ ये मुक्केबाजी कहाँ रिंग में लड़ी जाती है, और इस खेल में जो भाग लेते हैं प्रतिभागी उन्हें कहा जाता है पगलिस्ट। देखो ये वर्ड कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है पगिल। ठीक है, पगिल, पगिल, दिस इज पगिल। और इसका अर्थ होता है क्या? रेसलर, एक बॉक्सर। इसका अर्थ क्या होता है? अ बॉक्सर, एक बॉक्सर। सो यही पगिल मतलब बॉक्सर, और जो प्रतियोगिता हो जाएगी मुक्केबाजी तो उसको बोल देंगे पगलिस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया था। ये काफी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान निभाया था। तो ये दिया किसने था? पहला ही आंसर सही है, 11 ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया था और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और आधुनिक विज्ञान में जो इनका योगदान है, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 1921 में दिया जाता है क्या? नोबेल पुरस्कार। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। तो पूछा जाता है कि इनको जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया था? और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलती होती है, लोग बोल देते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से नहीं, इनको सापेक्षता का सिद्धांत जो है इसके लिए दिया गया था 1921 में नोबेल का अवार्ड। और ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया और दोनों ऑप्शन होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत काफ़ी फेमस है इनका, आइंस्टीन का, और सापेक्षता सिद्धांत के बारे में बहुत कम जान रहे होते हैं, तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लावड़ी जो नृत्य है, नृत्य शैली है,
ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लावनी बहुत ही फेमस नृत्य है और ये संबंधित है कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लावनी बोलो या लावड़ी बोलो, ये फेमस है कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से अ, कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? यानी कि नृत्य के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? क्वेश्चन नंबर 13। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। ये संगीत, नृत्य, रंगमंच और जो ये सेक्टर होते हैं इनके लिए योगदान देती है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? चार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाता है। ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है नृत्य के लिए, संगीत कला के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है, कुछ नगद राशि होती है, एक ताम्र पत्र होता है और एक अंगवस्त्र जो सॉल टाइप का होता है, सॉल दिया जाता है। 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो बात है नेपाल और चीन की। चीन तो नहीं हुआ करता था, ऑप्शन हटा दो। इंडोनेशिया और भूटान की, तो इंडोनेशिया हटा दो। पाकिस्तान और बांग्लादेश, हाँ ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं ये 15 अगस्त 1947 को भारत को जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, ब्रिटिश का जो कॉलोनी था भारत, वहां से क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। और भारत के दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाते हैं। एक इधर बना दिया जाता है बांग्लादेश, जिसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और एक इस तरफ बन जाता है यहाँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इसके बाद में 1971 में कुछ यहाँ पर इशूज होते हैं। ठीक है, काफी बड़ा है। तो यहाँ पर फिर इंदिरा गांधी के सहयोग से फिर ये बांग्लादेश बन जाता है और ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो देश भारत से अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 15 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम पूछी जा रही है। तो देखो, अगर भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो कंप्लीट भारत की साक्षरता दर है कितनी? ये है 74.4% समथिंग। और अगर इसमें मेल की बात की जाए तो पुरुषों की है 82% समथिंग, और अगर फीमेल की बात की जाए तो ये है 65%, है ना। और केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके बाद में अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो लक्षद्वीप की है, और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो फिर आ जाएगी मिजोरम की। ठीक है, 2011 की जनगणना का डेटा बता रहे हैं। केरल की साक्षरता अगर बात की जाए तो समथिंग 93 पॉइंट समथिंग है। ये इतनी परसेंटेज है यहाँ की, और यहाँ दोनों, यहाँ की समथिंग 92 है लक्षद्वीप के, और यहाँ की 91 है समथिंग। तो केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है, उसके बाद में लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम है। भारत की साक्षरता दर 74% है, मेल की 82%, फीमेल की 65%। और सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो ये है कहाँ की? राजस्थान की है, जो कि बहुत ही कम है, 52% के समथिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको ये याद रखना है कि उद्योग रत्न पुरस्कार है, ये किसके द्वारा मतलब दिया जाता है, किस सरकार के द्वारा? तो ये दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और 2023 का उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था रतन टाटा को। तो हो सकता है अभी भी पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी रतन टाटा की डेथ भी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मुनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये सीधा सीधा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अनाका मोमी खेलती हैं क्या? स्क्वैश, स्क्वैश प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रेक, जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवा आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर, सेवा कर था। इसको प्रस्तुत किया गया था किसमें, किस जगह, किसमें प्रस्तुत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18। तो बजट जो 1994-95 का है, 94-95 का जो बजट है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5% सेवा कर पेश किया था, क्योंकि यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% का योगदान दे रहा था। ठीक है, और 2017 में जब क्या आ जाता है? जीएसटी आ जाता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
आता है, तो इसने इसको बदल दिया कि जिसमें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, तो सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कर दिया गया था। अब सेकंड लास्ट देखते हैं, क्योंकि अब बीसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संगीत के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय संगीत के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, यानी कि सरोजिनी नायडू जो थी। तो देखो, सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1985 में, 1985 में नहीं, 1885 में। कब की जाती है? एक मिनट, ये की जाती है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, सॉरी। और सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष बनती हैं वो बनती हैं, फर्स्ट जो अध्यक्ष बनती हैं महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला कौन है? तो ये फर्स्ट महिला है एनी बेसेंट, ये है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब बनती है? 1917 की अध्यक्षता करती है, पर ये भारतीय नहीं थी। और यहाँ पूछा क्या गया? फर्स्ट भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। तो फर्स्ट जो भारतीय महिला बनती हैं, फर्स्ट भारतीय महिला बनती हैं, इनका नाम है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। और सरोजनी नायडू बनती हैं, ये कब बनती हैं? ये बनती हैं 1925 में, कानपुर अधिवेशन जो होता है, कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। और अच्छा, एनी बेसेंट ने कौन सा अधिवेशन किया था? इनका था कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता की थी 1917 में। तो पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट, और दूसरी महिला बनी थी कौन? सरोजनी नायडू, 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। लेकिन अगर फर्स्ट भारतीय महिला की बात की जाए तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला जो लोसर त्योहार है, ये प्रतीक को, ये लोसर त्योहार बिल्कुल याद कर लेना। ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये कॉन्टिन्यूअस पूछा जाता है, क्योंकि ये 15 दिनों तक तो त्योहार चलता है ये, ठीक है। लद्दाख में मनाया जाता है ये, लद्दाख में और तिब्बत में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है, धार्मिक त्योहार है। और ये एक नए वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इस सेट में 20 क्वेश्चन थे। अभी ये वाली शिफ्ट भी कवर कर ली। 5 शिफ्ट एक वीडियो में कवर करते, तो अभी 3 शिफ्ट और कवर करेंगे। वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो चैनल को, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पर मिल जाए। अब करेंगे 123 सेट है ये, मतलब शिफ्ट कौन सी है इस वीडियो में? शिफ्ट ये 3 है, ठीक है। ये परीक्षा आयोजित की गई थी 22 फरवरी 2024 को। शिफ्ट है 1। इस वीडियो में केवल जीके और जीएस के पोर्शन में देख रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो इस वीडियो का ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? यानी कि जो भारत का नेशनल फ्लैग है उसका अगर आप अनादर करते हैं तो भारतीय संविधान के किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो देखो, भारत के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं किसमें? मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 का में, यानी कि ए में। और आर्टिकल कौन सा है? 51A, ठीक है। और कितनी है टोटल? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य क्या भारतीय संविधान में पहले थे, तो आप लिखना मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। तो अगर 11 मौलिक कर्तव्य फिर आए कहाँ से? तो देखो, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसके बाद में ये 42वां कब होता है? 1976 में होता है। और फिर होता है 86 नंबर का, ये होता है 2002 में, और यहाँ पर जोड़ा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो टोटल हो जाते हैं 11, ठीक है। अब 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई सारी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो अब देखो, 11 मौलिक कर्तव्य। अब ये अगर भारतीय झंडे का आप निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो किस मौलिक कर्तव्य का आप उल्लंघन करेंगे? तो देखो, अभी मैंने पूरा बता दिया। अब इसमें ABCD जो कि 11 है मौलिक कर्तव्य, तो इसका कौन सा अपमान हो जाएगा? तो ये होगा 51A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतने तथ्य बन रहे थे, मैंने देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार, देखो उस समय ने दिया गया था 2023 में, तो 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी, तो ये कई बार पूछा गया था। ये दिया गया था रतन टाटा का भी, पिछली शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम, इस योजना का उद्देश्य क्या था? हालांकि उस समय करंट का क्वेश्चन था, इस समय नहीं पूछा जाएगा, पर इसका देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ये, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 1 मिनट, इसका आंसर होगा ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3। वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन को उपयोग को बढ़ावा देना, इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन हड़प्पा शहर है किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो देखो, गंडक है, रावी है, कोशी, कोसू नहीं, कोसी है ये, और यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हड़प्पा वासियों द्वारा खोजा गया यह पहला स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित था, जो सिंधु के बाएं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नदी है। और इसकी खोज की बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रावी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समूह कार्टर में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और बच्चे के लिए जनगणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्दांक का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये आग नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। देखो, टोटल जो जनसंख्या होती है, देखो टोटल जो इनकम होती है, टोटल इनकम में अगर टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दिया जाए तो निकलती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये यही पूछ रहे थे इतने बड़े क्वेश्चन में। पॉज करके आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कथक नृत्य को किस रूप में जाना जाता है? केवल संगीत और कथा के रूप में, केवल संगीत और नाटक के रूप में, केवल संगीत और नृत्य, संगीत, नृत्य और कथा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये देखो, कथा होती है इसमें, अब नृत्य हो, संगीत हो, नृत्य है तो संगीत तो जरूर होगा, है ना। नृत्य है अगर तो संगीत तो जरूर होगा, क्योंकि बिना संगीत के नृत्य नहीं होगा। तो कथा का सम्मिश्रण होता है इसमें, नृत्य और कथा का सम्मिश्रण होता है, पर नृत्य और कथा है तो संगीत जरूर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने संगीत और कथा किया था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि बुक में संगीत और कथा नहीं, नृत्य और कथा लिखा रहता है, और यहाँ पर संगीत शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ पर नृत्य और ये वाला कर दिया था, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे थे, ध्यान से देखिएगा, संगीत, नृत्य और कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? मतलब किस प्रतिवादक थे ये? ठीक है, पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 7 का है, ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सितार वादक थे, ये काफी फेमस थे। इन्होंने क्या किया था, इनको क्या मिला था, भारत रत्न सम्मान इनको भी मिला है, भारत रत्न सम्मान मिला है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वो कब दिया जाता है, इनको दिया जाता है 1999 में। 1999 में इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो वो रिट जो जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है किसके द्वारा, आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत। ठीक है, रिट की बात की जाए तो। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन सी हैं इसमें, एक तो आ जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैं बोल के बता रही, एक आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रहती है परमादेश, परमादेश रहती है, तीसरी रहती है निषेध, एक रहती है उत्प्रेक्षण, और एक होती है अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, प्रक्षा। ठीक है, 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, पांचों के नाम पूछ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाता। देखो, तो प्रतिषेध है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रक्षा है, ये लिखे थे तीन, मैंने फिर भी लिखे, याद नहीं, देखा नहीं मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस सोली। ये कैसा है, ये कोई रिट नहीं है, तो ये जस सोली, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राधा श्रीधर संबंध में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यानी कि राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, क्वेश्चन नंबर 9। तो राधा श्रीधर जो है ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम क्या है, भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और ये संबंधित कहाँ से है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम संबंधित है कहाँ से, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। अच्छा, इसका एक पुराना नाम है दशी अट्टम, इसे दसी अट्टम के नाम से बिना जाना जाता है, और ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पिछले सप्ताह में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो मैं बता दूं आपको, कथक कहाँ का है, कथक का है यूपी का। इसके बाद में केरला के 2 हैं, ठीक है, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये है केरल का। इसके बाद में सबसे नया जो है वो है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ये भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। और इसके बाद में उड़ीसा का है ओडिसी, उड़ीसा का है ओडिसी, और मणिपुर का है मणिपुरी। गिनो, टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहाँ का छूट रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं, 7 बता दिए, एक और है, 8 है शास्त्रीय नृत्य। कथकली हो गया केरल। 8वां शास्त्रीय नृत्य आप लोग कमेंट में कीजिएगा, जरूर पता होगा। साइमन कमीशन भारत आया था कब, 1931 में, 1919 में, 1922 में, या फिर 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो देखो साइमन कमीशन की स्थापना होती है 1927 में, कहाँ होती है, लंदन में होती है, और ये भारत आता है 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत में जमकर विरोध किया जाता है। गो साइमन बैक, गो साइमन बैक के नारे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कमीशन थी। व्हाइट कमीशन का मतलब होता है इसमें एक भी इंडियन नहीं था, नो इंडियन। 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर पूछा गया कितने मेंबर थे, 7 मेंबर होते हैं, और एक भी इंडियन नहीं होता है। तो इसका इसीलिए जमकर विरोध किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुपात को निर्धनता अनुपात या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आय असमानता सूचकांक, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, सामाजिक आर्थिक भागफल या गिनी गुणांक। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे जो होते हैं उनको कहा जाता है गरीबी का तात्पर्य है खुशहाली से वंचित होना, है ना, जो लोग गरीब होते हैं, है ना, जिनकी जो अपनी गरीबी रेखा से नीचे वो लोग होते हैं जो अपनी दैनिक जो जरूरतें होती हैं, खाना पानी भोजन, और इन्हें भी क्या नहीं कर पाते, नहीं मतलब कि जुटा नहीं पाते हैं, तो इसे कहा जाता है हेड काउंट अनुपात। क्या बोला जाता है, हेड काउंट अनुपात। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हेड काउंट रेशियो बोला जाता है। तो ऐसे भी देख लेना, क्योंकि ये हिंदी की देवनागरी में ऐसे ही लिख देते थे, हेड काउंट रेशियो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से कि ये हेड काउंट रेशियो बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, कर्मचारियों की संख्या अनुपात। ठीक है, इसमें लगभग 12 संकेतक होते हैं, इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो देखो गुरु पर्व जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सिख, तो सिख समुदाय होता है, सिख परंपरा में एक उत्सव है, और ये जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म में ये उत्सव 10 जो गुरु हुए हैं ना, 10 गुरुओं की वर्षगांठ के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, सिख हो जाएगा। बस इसमें इतना ही काफी था। अगला देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी जो अंजुम चोपड़ा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है, तो अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, देखो उस समय ये करंट के क्वेश्चन थे तो काफी चर्चा में थे, इसलिए पूछे गए थे। इस समय जो प्लेयर्स चर्चा में हैं आप उनके नाम याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो ये अंजुम चोपड़ा थी, तो ये थी किसी क्रिकेट से संबंधित थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है, तो ये किसने की थी, 2023 का करंट का क्वेश्चन है। ये मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के थे उस समय, ये मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। तो ये कहाँ का, मराठा संबंधित आ गया होगा महाराष्ट्र।
एकनाथ शिंदे, ये तत्कालीन चीफ मिनिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो अब ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, इसे हटा देते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रुक्मिणी देवी को सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है, तो रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? तो देखो, इनका पूरा नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है। और इनका देखो, एक ये मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम छूट गया था, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नहीं, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम तो बताया था ना, केरल का है। यस, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। माइंड से स्किप हो गया, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। सेवेंथ 8th नंबर वाला आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखो, ये रुक्मणी देवी अरुणडेल है। अच्छा, इनके बारे में एक तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हैं, ये राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला। राज्यसभा में नॉमिनेशन के द्वारा भी सदस्य जाते हैं, तो नॉमिनेशन के लिए पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। अभी इनके बारे में और भी तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी दोनों मिले हैं। तो इनको पद्म जो भूषण मिलता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, जो भूषण मिलता है, ये पद्म भूषण मतलब बात हो रही, ये मिलता है 1956 में। और संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो ये इनको मिलता है, इनको 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिलती है। इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिलती है 1967 में। इनका पद्म भूषण वाला जो अवार्ड है, ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इतने काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति में भूमिका निभाई थी, देखो इनका पूरा नाम लिखा है, जो आप लोग बोलते हैं MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन भारत में कृषि क्रांति के जनक बोले जाते हैं। लेकिन अगर वही विश्व की बात की जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन से, तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इनका नाम था मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने क्या किया था, 1965 65-66 में लगभग, ये मैक्सिको से काफी सारा गेहूं लेके आए थे, समथिंग 18,000 टन वाला, और उसको इन्होंने बीज के रूप में यूज किया गया था। और इन्होंने भारत क्रांति में जनक के रूप में जाना जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बाकी तथ्य हम इनके बारे में पीछे देख चुके हैं। गैस का द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन, है ना, गैस का द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18। गैस से ठोस में कोई जो अवस्था होती है, वो सीधे परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? जमाव कहलाता है। इस प्रक्रिया से घटित होने के लिए गैस में कोई तापीय ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, तो वो लिक्विड में नहीं आएगी, वो सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। और ये चीज कैसे होती है, इसमें जैसे पत्तियों पर जो पाला आला वगैरह पड़ जाता है, तो वो लिक्विड में ना होकर के पहले गैस रहती है, गैस से वो जम जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 2, निक्षेपण कहते हैं इसको। अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने प्लेयर होते हैं? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें 10 जो हैं वो खेलते हैं, और एक प्लेयर क्या होता है, गोलकीपर का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है इस सेट का। लेकिन अभी 2 शिफ्ट और करेंगे, क्योंकि 5 शिफ्ट एक वीडियो में करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? निम्नलिखित में से इनमें से बताना है 20 का। सो देखो, तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है वो है लगभग 996। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का है 993। मध्य प्रदेश की बात करें 991, 931, क्या है, 931। और राजस्थान का है 928। तो सबसे कम कहाँ का है? राजस्थान का।
ठीक है। और लिंगानुपात होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या, ठीक है, वो कहलाता है लिंगानुपात। सो ये वाला सेट भी कंप्लीट कर लिया है, 3 शिफ्ट मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसमें 2 शिफ्ट और करेंगे, 124 और 125। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो ज़रूर देखिएगा, शेयर ज़रूर करना, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं ताकि और भी बच्चों तक जाए, तो उन्हें भी पता चले कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर जरूर कीजिएगा। अब करेंगे ये वाली शिफ्ट, और ये की गई थी 23 फरवरी 2024 को। ठीक है, हेल्ड हुई थी, और ये शिफ्ट 1 है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइखो मीराबाई चानू, जो साइखो जो मीराबाई चानू है, एक भारतीय क्या है, भारोत्तोलक है। वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, ये वेट लिफ्टर हैं। और यही पूछा गया कि ये क्या है, तो ये है भारतीय भारोत्तोलक, इंडियन वेट लिफ्टर। ठीक है, और अगर मीराबाई चानू के बारे में ये तो क्वेश्चन उस समय करंट का था तो पूछा गया था, लेकिन अब अगर इनकी बात करें तो 2018 में इनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2018 में इनको मिला था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या हैं? प्रशुल्क सब्सिडी या फिर कोटा सब्सिडी, प्रशुल्क मूल्य नियंत्रण या प्रशुल्क कोटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रशुल्क और कोटा। यानी कि प्रशुल्क मतलब होता है टैरिफ, और कोटा ये वे 2 सुरक्षित रूप हैं जिनकी इस क्वेश्चन में बात की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? ठीक है, तो भारत की देखो, चीन के साथ तो खुली सीमा नहीं है, बाउंड्री है, पाकिस्तान के बीच भी बाउंड्री है। म्यांमार, नेपाल के साथ भारत की क्या है, खुली सीमा है। जैसे बांग्लादेश के साथ भी भारत की क्या है, खुली सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में वित्तीय वर्ष जाना जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष जाना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अब इसमें और कोई तथ्य जानना नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता? तो रिकी केज ने जीता था 2022 के समथिंग जीता था, उस समय करंट का क्वेश्चन था तो काफी इंपॉर्टेंट था, 2 साल का पुराना। तो 2022 में लगभग इन्होंने जीता था, जो इनका आंसर था डिवाइन टाइट्स, जो है डिवाइन टाइट्स के लिए इन्होंने जीता था ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, 64 नंबर का जीता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, यस ये है। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो देखो, 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से निशाना साधना, ये किस में होगा, राइफल शूटिंग में होगा। सिंपल सी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुंडनकुलन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उस समय किया गया था, तो ये है तमिलनाडु में। कुंडनकुलन कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये फरवरी 2016 से कुंडनकुलन काम कर रहा है। 2027 में ये पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। 2017 में कब 27 में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। अभी काम तो कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग हुई थी कितने वर्ष पहले? ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसकी रचना लगभग 3500 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, वर्ष पूर्व की बात माना जाता है। और ऋग्वेद में क्या है, सूक्त है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है, और अगर बात करें तो और बात जानना चाहें, ऋग्वेद में सॉरी 4 वेद होते हैं, टोटल 4 वेद होते हैं। और अथर्ववेद को छोड़ करके, अथर्ववेद ये जगह चौथा वेद है, और क्या है, ऋग्वेद है। देखो, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, और इसके बाद में एक है अथर्ववेद। तो ये तीनों वेदों को बोला जाता है त्रयी या फिर वेद त्रयी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 6 हैं। भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में मौलिक, यहाँ मौलिक अधिकार की बात हो रही है, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? एक है स्वतंत्रता का। दूसरा कौन सा है? दूसरा है, सॉरी पहला है किसका? पहला है समानता का। ये है 14 से 18 के बीच में आर्टिकल है ये। और दूसरा है स्वतंत्रता का। याद कर लेना, यहाँ से मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये है कहाँ से? ये है लगभग 18 तक, यहाँ से ये हो गया 19 से 22। अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 में। इसके बाद में आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से हो जाएगा? 24 तक हो गया, तो ये हो जाएगा 25 से 28 तक। और इसके बाद में क्या है? सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए, ये है 29, 30 और 31 वाला संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया था। और इसके बाद में एक आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 है जो वो संबंधित है किसके? उपचारों का, है ना? संवैधानिक उपचार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। तो ये आप सभी याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में 32 आर्टिकल मैंने बता दिया, 33, 34, 35 और भी आर्टिकल होते हैं। 36 से फिर बाद में शुरू होते हैं डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य में केरल में हुई है। केरल से हुई है, मतलब नृत्य शैली की उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है? केवल मोहिनी अट्टम से हुई, कथकली या मोहिनी अट्टम से हुई, या केवल कुचिपुड़ी या केवल कथक से हुई है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो मोहिनी अट्टम जो है और कथकली, ये दोनों केरल के नृत्य हैं और इसमें भगवान विष्णु जो होते हैं मोहिनी का रूप धारण करते हो, नृत्य करते, तो ऐसा माना जाता है कि नृत्य की जो परंपरा शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारतीय राज्य केरल से शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? 2011 में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो 2011 में मेजबानी की थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में। इसमें इतना ही काफी है और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्रिप्स मिशन जो है भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष याद रखना, ये होते हैं सर स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में ये बनाया जाता है और क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, है ना? इसमें एक नई संविधान सभा की प्रस्तावना की गई थी। तो इसमें संविधान सभा की बात आए, संविधान सभा का प्रस्ताव किसमें आया था? तो वो आया था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार देता है। तो ये कौन देता है? अभी मैंने पीछे किया था, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को देता है और ये 22 जो सिख है ये देता है हाई कोर्ट को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में इतिहास रचा था। वे कौन सा पदक जीत के आए थे? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ना। हंगरी बुडापेस्ट में जो इन्होंने जीता था, कौन सा मेडल जीता था 14 में? तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अवनीश वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई? तो ये था करंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये था मार्च 2023। तो ये था 2023, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ये था करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16।
फटोरप्पा जात्रा और मांडो उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा। ये है गोवा से। तो फटोरप्पा यात्रा गोवा की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है। ठीक है, ये गोवा का सबसे, और जो मांडो है ये महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और कौन शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 17। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 जो पारित किया गया, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें एक तो थे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, और कौन से? ये थे दिल्ली के प्रधान सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सुपर क्रिटिकल तरल पदार्थों में गैस जैसी सतह तनाव और चिपचिपाहट तथा तरल जैसी घनत्व होती है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला CO2 होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन सेकंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिलाएं कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 19। सो 2021 में जनगणना थी 121 करोड़, इसमें महिलाओं की संख्या थी 48%, 52% मेल होते हैं समथिंग। ठीक है, 48.5% के आसपास रहती हैं महिलाएं। ठीक है, और इसमें जो जनगणना की क्या हुई थी, जन घनत्व, जो घनत्व हुआ था उसमें जो वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में, तो घनत्व में वृद्धि हुई थी कितनी? 17.54%। ठीक है, अब इतना ही देख लेते हैं इसमें, वरना ये तो क्वेश्चन है काहे का, सेंसस का, वहां देख लेना। अनुच्छेद 43 है, ग्रामों में वैयक्तिक और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये देखो DPSP के जो कॉन्सेप्ट है लोक कल्याणकारी राज्य का, तो ये दिया गया है 38 से 51 में, और ये दिया गया है गांधीवादी विचारधारा है, आर्टिकल 43 गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, तो 4 शिफ्ट कंप्लीट हो गई हैं, अभी एक शिफ्ट और कंप्लीट करेंगे तो 5 शिफ्ट हो जाएंगे। एक वीडियो में 5 शिफ्ट देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं। अब ये लास्ट शिफ्ट है, और इसे एक और देखेंगे, एक शिफ्ट और देंगे 2025 के। 10 शिफ्ट है मेरे पास, और मैंने 10 करा देंगे। तो त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत या दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया? देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, करंट का है, लेकिन पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो हो सकता है बाद में भी पूछ लिया जाए। तो पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था किसको? नरेंद्र सिंह देव वर्मा को। ठीक है, मरणोपरांत उनको दिया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 2024 वाले जो पद्म अवार्ड अभी डिक्लेयर किए गए वो जरूर देख लेना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो नाबार्ड है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, नेशनल एग्रीकल्चर एंड और रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1882। 1882 नहीं होगा, 1982 होगा। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1987 में नाबार्ड ने मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल ये बेरोजगारी का कारण नहीं होगा। अच्छी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, धीमी जनसंख्या वृद्धि, ये तो अच्छी बात है। तीव्र आर्थिक विकास, ये भी अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, ये भी पॉजिटिव चीज है। तो
किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अगर प्रवासन होगा तो वहां पर उसका क्या है, बेरोजगारी का कारण है वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के पुष्प उत्सव का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं फुलाइच उत्सव। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फुलाइच उत्सव। अब किन्नौर जिले में, ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले में मनाया जाता है ये फुलात्सु उत्सव, जिसमें ऊक शब्द का अर्थ होता है फूल, जबकि कायांग का अर्थ होता है त्योहार। इस प्रकार फुलाइच फूलों का त्योहार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अरुणोदय 2 जोड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये करंट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो आधुनिक जो भरतनाट्यम, ऐसे भरतनाट्यम कहाँ का त्योहार है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक भरतनाट्यम की जननी किसे माना जाता है? तो 7 का हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अब रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, पीछे वाले वीडियो में, पीछे इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं आईएडीपी, का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये 1960 से 61 के बीच में सबसे पहली बात तो ये 3 जिलों में शुरू किया गया था। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। और इसमें कृषि क्रांति भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी और न्यू टेक्नोलॉजी और सभी को यूज करके ये हरित क्रांति को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में उल्लेख किया गया है किसका? तो जो अनुच्छेद 126 है, ये इसमें उल्लेख किया गया है भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जी की नियुक्ति। और हाँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये उस समय का करंट क्वेश्चन था, पर अभी भी देख लेते हैं, ये खेलती हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कुडियाट्टम कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक थे? कुडियाट्टम का जो पुनर्जागरण हुआ था उसमें से एक है, तो ये है गुरु अम्मानूर माधव चाक्यार कुडी। और क्या है, वटम नाम कितना बड़ा, ये ठीक है। इनका मतलब ये थे, उन्होंने मंदिर के अभ्यारण्यों से प्रदर्शन लेने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम बनाने के लिए जाना जाता था, जहां से वो पहले सीमित थे। अब इनकी बात करें तो इनको पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण दिया जाता है 2003 में। और पद्मश्री, तो इनको सबसे पहले तो पद्मश्री दिया गया होगा, तो पहले देखो पद्मश्री दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है कब? 1981 में। इसके बाद में इनको दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 1979 में, जिससे इनको पहले दिया गया था। इसके बाद में इनको दिया जाता है पद्म भूषण, सॉरी विभूषण नहीं, ये भूषण है, पद्म भूषण दिया जाता है 2003 में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान SI का मात्रक है? SI का मात्रक है कौन सा? तापमान का। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है। और अगर इसका जो इसका नाम रखा गया था, नामकरण, तो ये स्कॉटिक भौतिकी विज्ञानी होती हैं, विलियम थॉमसन के नाम पर रखा गया था, जिन्हें लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना जाता था। कौन है ये? स्कॉटिश भौतिक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है विलियम थॉमसन। याद रखना, ये स्कॉटलैंड से होते हैं, स्कॉटलैंड। ठीक है, इनको स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी होती हैं। इनको अन्य नाम जो इनका था वो इनका था लॉर्ड केल्विन, और जो इन्होंने तापमान की इकाई निकाली थी तो इसलिए इनका नाम इसका रखा गया था केल्विन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी कि 15+ वर्ष साक्षरता दर कितनी है वयस्क की। तो ये क्वेश्चन काफी डीप है, इतने हालांकि इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर अगर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, ये थी 74%, तो ये देखो उसमें 74 का ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगी क्या 73.3%। तो इसका आंसर हो जाएगा 73.3%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 आना चाहिए, एक में छूट गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं क्या, तबला, सितार या फिर गिटार या संतूर। तो देखो जाकिर हुसैन काफी पॉपुलर है और ये बताते थे क्या, तबला। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला से प्रसिद्ध हैं। और अगर इनकी बात करें अवार्ड की, तो इनको दिया जाता है पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री भी मिला है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला, इन्हें इन तीनों पद्म पुरस्कार इन्हें मिले हैं। सो पद्मश्री की बात करें, इन्हें पद्मश्री मिलता है 1988 में। इसके बाद में इनको पद्म भूषण दिया जाता है 2002 में, और इसके बाद में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है 2023 में। तो इनको तीनों पद्म अवार्ड मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति ग्रैंड, अब देखो इसमें इसमें ये करंट का क्वेश्चन है, काम का नहीं है, लेकिन इसमें इतना याद रखने वाली बात है, जो ग्रीस का सबसे क्या है ऑनर अवार्ड है सिविलियन, तो वो है ग्रैंड कांस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ये याद रखना है कि ये कहाँ का अवार्ड है, ये है ग्रीस का। और ये दिया किसको गया था, तो ये दिया गया था उस समय नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के तत्कालीन वायसराय होते हैं 1876 से 80 के बीच में शासित है, कौन है, ये लॉर्ड रिपन होते हैं। इनके द्वारा प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस की ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो 1878 और 80 के शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो इन्होंने कौन सा विवाद बढ़ गया था, तो उस समय क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर चला था, तो ये था आंग्ल अफगान युद्ध। तो इन्होंने प्रेस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, 78 में वरना ये एक एक्ट लाते हैं जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाते हैं कब, 1978 में। कौन लाते हैं, लिटन। ठीक है, और बाद में क्या होता है 1881 में रिपन आते हैं, लॉर्ड रिपन, जो बाद में इसे निरस्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान या रेसलर की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो मिनिमम एज कितनी उसकी होनी चाहिए, तो 17 का हो जाएगा 17 वर्ष तो कम से कम उसकी एज होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दिए गए कथन को पूरा कीजिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी में थे, प्राकृत लिपि में लिखे गए थे, संस्कृत में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, प्राकृत में थे और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। कौन सा आंसर सही होगा 18 का, तो ये अधिकांश शिला के लोग जो थे वो प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये जो पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन करंट का था, 2019 का हो जाएगा 2, संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो अब इसे रखा कहाँ गया है, अब इसे आर्टिकल 300 और ए 300A के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है, व्हाइट्स गुड का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, सफेद वस्तुओं का तात्पर्य
भारी जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ होती हैं या फिर बड़े घरेलू उपकरण होते हैं जो परंपरागत रूप से केवल सफ़ेद रंग में उपलब्ध थे उस समय, उनको बोला जाता है। जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ड्रायर, डिशवॉशर और एलईडी लाइट्स वगैरह, इनको बोला जाता है व्हाइट गुड्स। और इसमें क्या आ जाएगा? एयर कंडीशनर। यहाँ पर देखो फ़ार्मेसी आया था, ये तो कुछ होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट। तो देखो मैंने इसमें 5 शिफ्ट कवर कर ली हैं और 5 शिफ्ट का एक वीडियो और देंगे बहुत जल्द, नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। और तो 10 शिफ्ट है मेरे पास इसकी, तो मैंने पूरी इसकी कवर करवा दी 2024 की, और बाकी इसकी एक प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रही है 2019 से, उसमें शुरू से चल रहे हैं। 2019 के लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 2022-23 के भी उसमें करवाने हैं और 2024 की ये मैंने अभी करवा दी है। तो ये मैं कंप्लीट पीवाईक्यू सेट है, लगभग 130 सेट है, मतलब 130 शिफ्ट के जीके जीएस के पोर्शन यहाँ पर मैं कवर करवा रही हूँ। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की अगर कर रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि ये इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आप एनटीपीसी, रेलवे या ग्रुप डी की वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, या किसी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल वगैरह जो एग्जाम होते हैं वनडे, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और साथ में मैं डिटेल करा रही हूँ, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइट जब लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।